guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss special cases of simplex method. हमने simplex method सिंपल तो सीख लिया, उसके बाद हमने टू फेज मेथड और बिग फेज मेथड भी सीख लिया. अब हम बात करेंगे इसमें स्पेशल केसेस. तो फर्स्ट आता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन. व्हेन वी डू नॉट हैव अ फाइनाइट सॉल्यूशन, जब हमारे पास कोई फाइनाइट सॉल्यूशन ही ना आए तो अनबाउंडेड है. अब हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके हिसाब से हम कैसे बता पाएंगे कि अनबाउंडेड है या नहीं. तो हम एक क्वेश्चन से करते हैं. क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, मैक्सिमाइज जेड एंड द इनइक्वालिटीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू. अब क्वेश्चन मैक्सिमाइज जेड का और इनइक्वालिटीज अगर लेस देन होगी तो हम सिंपल वाला सिंप्लेक्स मेथड लगा देते हैं. लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, या तो आप बिग एम लगाओ या फिर टू फेज लगाओ. तो बिग एम मेथड थोड़ा सा आसान है टू फेज से, तो मैं यहाँ पे बिग एम मेथड लगाऊंगी. तो जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटीज़ हैं, उसको अब हम इक्वालिटीज़ में बदलेंगे. देखिए कैसे. तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस दे रखी है. तो अब इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2x1 + 4x2. ये जो चीज़ है इससे बड़ी है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि होता है सरप्लस वेरिएबल. मैंने सब्ट्रैक्ट करी सरप्लस वेरिएबल s1. और हमने बिग एम में सीखा था कि अगर कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी देना पड़ता है, दैट इज़ a1. सिमिलरली जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, x1 + 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15. तो यहाँ पे भी हमारे पास ये चीज़ ग्रेटर देन है, तो इसमें से कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेट इट बी s2. x1 + 5x2 - s2, लेकिन हमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल भी देना पड़ेगा, तो आ जाएगा a1. a2 ले लेते हैं क्योंकि a1 हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इज इक्वल टू 15. अब जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या बनेगा हमारे पास, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 + 20x2 - m of a1 - m of a2. तो ये a1 और a2 के साथ हम कोफिशिएंट लगाते हैं माइनस, और फिर यहाँ लिखते हैं +0s1 + 0s2. और s1 और s2 के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंपल 0. अब हम बात करते हैं इसकी टेबल कैसे बनेगी. तो देखिए टेबल बनाने के लिए हम वही मेथड रिपीट करेंगे, CB, B, XB, X1, X2, S1, S2, A1, A2. अब हम फर्स्ट इक्वेशन को इसके अंदर लिखते हैं, दैट इज़ 2 4 -1. S2 नहीं है तो 0, A1 है तो 1, A2 है नहीं है तो 0. नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसको प्लॉट करेंगे तो आ जाएगा 1 5. S1 प्रेजेंट नहीं है तो 0, S2 है तो -1, A1 हमारे पास गिवन है 0, A2 यहाँ पे है 1. अब बेसिक वेरिएबल कौन होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे A1 A2 से बन रही है, तो बेसिक वेरिएबल्स भी वो होंगे. तो बेसिक वेरिएबल्स की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे A1 एंड A2. इनके कॉस्ट फंक्शन की बात करें तो -m, और XB की बात करें तो हम जो इक्वेशन दे रखे होते हैं उसके राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है दैट इज 16 और 15, वो हम यहाँ पे लिखते हैं. तो यहाँ पे XB की वैल्यू आ जाएगी 16 एंड 15. अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास रहता है, बिल्कुल सेम है, बिग एम मेथड. हम ऐसे सोच लो कि अनबाउंडेड का क्वेश्चन है नहीं, हमें तो बिग एम मेथड लगाना है. तो ये क्वेश्चन गिवन है, अब हम फाइंड आउट करेंगे ZJ. सो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे ZJ, दैट इज समेशन ऑफ CBI XJ, दैट इज -2m - m, दैट इज -3m, नेक्स्ट -9m, नेक्स्ट m, नेक्स्ट m, नेक्स्ट -m, नेक्स्ट -m. अब बात करते हैं CJ की. CJ हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन जो गिवन है हमारे पास 10 20. नेक्स्ट हमारे पास है S1 का 0, S2 का भी 0, A1 का -m एंड A2 का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -m. अब फाइंड आउट करते हैं हम डेल्टा J, दैट इज CJ - ZJ. 10 - 3m, दैट इज 10 + 3m. 20 - 9m, दैट इज 20 + 9m. -m, next we have 0, next we have 0. Now we have to find the most positive value. So most positive है यहाँ पे 20 + 9m. So हमारे पास x2 जो है वो हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल होगा, और आउटगोइंग के लिए हमें निकालना पड़ेगा मिनिमम रेशियो. तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे मिनिमम रेशियो. तो मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, XB जो भी हाईलाइटेड कॉलम है उससे डिवाइड कर देते हैं. तो XB by x2, 16/4 दैट इज 4, 15/5 दैट इज 3. नाउ वी हैव द मिनिमम रेशियो एज 3. तो ये कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा, हाईलाइट, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो मुझे एलिमेंट मिलेगा वो मेरे पास होगा पिवोट एलिमेंट. दिस 5 इज द पिवोट एलिमेंट. नाउ इन द नेक्स्ट कॉलम वी हैव टू मेक दिस एलिमेंट एज 1 एंड दिस एज 0. तो उससे पहले हम बेसिक वेरिएबल लिख लेते हैं. बेसिक वेरिएबल क्या है, अब हमारे पास A2 की जगह पे क्या आ चुका है, x2. तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x2. बेसिक वेरिएबल यहाँ पे A1 तो प्रेजेंट है ही ऑलरेडी. x2 का कोफिशिएंट देखें तो वो मेरे पास है यहाँ पर 20,
और A1 का देखें तो वो है हमारे पास -m। इस पूरी रो को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 1/5 1 0 -1/5 0 1/5। Now with the help of this new row we will make this element as a, so हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। we have to obtain new R1 ना, so we have to obtain new R1, so ऑपरेशन लगेगा old R1 -4 times of your new R2। so मेरे पास ये रो है 16 2 4 -1 0 1। अब भी क्या मेथड में क्या होता है, जो आउट गोइंग उसको लीव कर देते हैं ना, तो A2 यहाँ पे जा रहा है तो A2 को यहाँ पे लिखो ही मत, A2 का यहाँ पे क्या लगा दो, डैशेस लगा दो। नेक्स्ट हमें करना है -4 टाइम्स -4 टाइम्स -4 टाइम -4 टाइम -4 टाइम -4 टाइम ऑफ R2। तो R2 मेरे पास न्यू है 3 1/5 1 0 -1/5, नेक्स्ट वी हैव 0। 16 - 12 we have here 4 2 -4/5 that is 6/5, next 0, next -1, next is 4/5, next is 1। again we will find out delta j, that is Cj minus Zj। उससे पहले हमें Zj की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, that is Zj is summation of Cbi xj, so -m into 6/5 that is -6/5m plus 4। 20 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा मुझे 4। -m into 0 0, 20 into 1 20, -m into -1m, दिस इज 0, सो आ जाएगा m। नेक्स्ट हमारे पास मिल जाएगा -4/5m -4 -m into दिस, सो वी हैव -m एंड 0, तो आ जाएगा -m। अब यहाँ लिख लेते हैं हम Cj 10 20 0 0 -m -m। now we'll subtract 10 minus 4 that is 6 plus 6/5m। 20 minus 20 is 0 minus m 4/5m plus 4 0। now the most positive element is this, तो x1 हमारे पास एंटरिंग बनेगा। आउटगोइंग के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिनिमम रेशियो। सो मिनिमम रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को पहले हम इस कॉलम को हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला xb/x1 दैट इज 4 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 20/6, 3 डिवाइड बाय 1/5 दैट इज 15। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10/3, ये आ जाएगा 15। तो ये वाला मिनिमम है, तो ये वाली रो क्या हो जाएगी हमारी सेलेक्ट, और 6/5 क्या है, पिवोट एलिमेंट। अब इनकमिंग है x1 और आउटगोइंग क्या है हमारे पास a1। तो अब a1 को भी नेक्स्ट टेबल में नहीं लिखेंगे, तो a1 और a2 के सामने पहले ही हम क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। अब a1 की जगह मेरे पास आ चुका है x1, इसकी जगह आ चुका है मेरे पास x2। अब हम बात करते हैं xb की। Now we have to make this pivot element 1, so we will multiply this complete row by 5/6। तो ये मिल जाएगा मुझे 20/6। नेक्स्ट वी हैव 1 0 -5/6 4/6। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमें न्यू R1 लाने के लिए ओल्ड R1 को 5/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे चाहिए न्यू R2, तो न्यू R2 लाने के लिए मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू R1। तो न्यू R2 पे क्या ऑपरेशन होगा, मैं न्यू R2 पे ऑपरेशन लग सकता है यहाँ पे ओल्ड R2 -1/5 टाइम्स ऑफ न्यू R1। तो यहाँ पे रफ वर्क में आप साइड में कीजिए, पहले आप यहाँ पे ओल्ड R2 लिख दीजिए। ओल्ड R2 है मेरे पास 3 1/5 1 0 -1/5, a1 a2 में लिखा ही नहीं है, -1/5 टाइम्स और जो मेरे पास न्यू R1 है उसके एलिमेंट्स है मेरे पास 20/6, नेक्स्ट है 1, नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट इज -5/6, नेक्स्ट इज 4/6। तो आ जाएगा 5 4 से 20 2/3, सो 1 3 minus 2/3 दैट इज 7/3। तो एलिमेंट आ जाएगा 7/3। नेक्स्ट मुझे मिलेगा 0, नेक्स्ट वी हैव हेयर 1, नेक्स्ट वी विल गेट 1/6, नेक्स्ट इज -1/5 ऑफ 2/3। तो यहाँ पे -1/5 कॉमन निकाल सकते हैं,
तो आ जाएगा 1 + 2/3 दैट इज -1/5 इंटू 5/3 आ जाएगा -1/3, तो आ जाएगा -1/3। अब बात करते हैं सी बी की। x1 का हमारे पास जो कोस्ट फंक्शन है गिवन इक्वेशन में वो होता है मेरे पास 10 एंड x2 का है मेरे पास 20। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा जे दैट इज समेशन ऑफ सी बी आई एक्स जे दैट इज 10 20 -5/6 इंटू 10, यहाँ पे लिख लेते हैं -5/6 इंटू 10 प्लस हम करेंगे 20 इंटू 1/6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20 इंटू 1/6, तो 1/6 कॉमन निकाल देते आ जाएगा -50 + 20 -30/6 दैट इज -5। सो ये हमारे पास आ चुका है -5। ये एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10 इंटू 4/6 प्लस 20 इंटू -1/3, यहाँ से 1/3 में कॉमन निकाल देती हूँ, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं 2/3 से। 1/3 कॉमन तो आ जाएगा मेरे पास 20 -20, तो यहाँ पर आ चुका है 0। नेक्स्ट विल फाइंड डेल्टा जे दैट इज सी जे माइनस जेड जे। तो यहाँ पे सी जे लिख लेते हैं दैट इज 10 20 0 0, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 - 10 इज 0, 20 - 20 इज 0, 0 - 5 इज 5, 0 - 0 इज 0। तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टॉप हो सकते थे क्योंकि ये वैल्यूज़ आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट अभी भी आ रहा है, तो अभी भी एंट्रिंग और आउटगोइंग निकलेगा। तो ये मेरे पास एंट्रिंग एलिमेंट बनेगा कॉलम, उसके लिए फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मिनिमम रेशो कि आउटगोइंग कौन है, तो आ जाएगा XB/S1। अब बात करते हैं XB/S1, ये तो नेगेटिव वाला तो हम लेंगे ही नहीं। नेक्स्ट आएगा 7/3 इंटू 1/6, तो कुछ भी हो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एंट्रिंग हो जाएगा, क्योंकि एक ही हमारे पास वैल्यू है, दो वैल्यू में से एक नेगलेक्ट हो चुकी है, एक ही हमारे पास प्रेजेंट, तो ये एलिमेंट बन जाएगा हमारे पास पिवट एलिमेंट। सो नाउ वी विल फॉर्म द नेक्स्ट टेबल। सो यहाँ पे हमारे पास एंटरिंग है S1 इन प्लेस ऑफ X2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा S1 और X1 तो एज इट इज़ यहाँ है, इसका कॉस्ट फंक्शन 10 है, S1 का हमारे पास 0 है। XB की बात करते हैं 1/6 को हम 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 0 6 1 -2। विद हेल्प ऑफ दिस रो वी हैव टू मेक दिस एलिमेंट एज 0, ये वाला एलिमेंट हमें क्या बनाना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे वी हैव टू ऑब्टेन न्यू R1, जो मेरे पास होएगा ओल्ड R1 -1/6 टाइम्स ऑफ 5/6 हमें ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पे, प्लस 5/6 टाइम्स ऑफ न्यू R2। ओल्ड R1 मेरे पास है 20/6, 1 0 -5/6 4/6 प्लस 5/6 प्लस 5/6 टाइम्स ऑफ दिस रो दैट इज 14 0 5/6 ऑफ 6 5/6 ऑफ 1 5/6 ऑफ -2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20/6 प्लस 5 for 20 60/6, so we will get here 80/6। so ये x1 की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 80/6। नेक्स्ट हेयर वी हैव 1, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी 5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 4/6 माइनस 10/6 दैट इज -1। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा जे दैट इज सी जे माइनस जेड जे। उससे पहले हम फाइंड आउट करेंगे जेड जे दैट इज समेशन ऑफ CBI/XJ। तो मेरे पास आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 50, अगेन वी हैव हेयर 0, हेयर वी हैव -10, ऊपर हमारे पास दे रखा है 10 20 0 0। तो डेल्टा जे फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा 10 - 10 0, 20 - 50 -30 0 10। अब ये मेरे पास एंटरिंग एलिमेंट बनेगा, लेकिन अगर ये एंटरिंग एलिमेंट बन रहा है तो जो हम मिनिमम रेशो फाइंड आउट करेंगे तो इसका फाइंड आउट करेंगे ना XB/S2 फाइंड आउट करेंगे हम, लेकिन XB/S2 फाइंड आउट नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव का होगा नहीं मिनिमम रेशो, तो हमें पता ही नहीं लग पा रहा है यहाँ पे आउटगोइंग कौन सा, इनकमिंग तो पता लग चुका है S2 लेकिन आउटगोइंग पता नहीं लग पा रहा है, हैंस द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। अगर ऐसा हो कि हमें पता ही नहीं लग पा रहा हो कि क्या एंटरिंग आ रहा है, इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन हो जाता है वो अनबाउंडेड हो जाता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डिफरेंट स्पेशल केसेस। In this video we will only discuss unbounded solution.